All right, students. So let's start our lecture. Good afternoon to everyone. Within last lecture, we have completed the topic that is, I think, 5.4, that is banking and credit card related crime. Now, within this lecture, we will start with the topic that is 5.2, IPR violation. Again, I repeat, the topic is 5.2, that is IPR violation. Full form of IPR is intellectual property rights. Again, I repeat, full form of IPR is intellectual property rights. Okay. First of all, we will see that what is intellectual property. फॉर एग्जाम्पल अगर हम रियल वर्ल्ड में प्रॉपर्टी की बात करें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ओके जो हमारी ऑफिस होती है वो हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा घर है वो हमारी प्रॉपर्टी है, राइट। सो इस हिसाब लैंड है तो वो हमारी प्रॉपर्टी है। इस हिसाब से हम रियल वर्ल्ड के अंदर ये जो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स बिल्डिंग्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हमें वो यूनिक थिंग्स को कंसिडर करना पड़ेगा, राइट, कि जो हमने बनाई है या फिर वी कैन से डिजाइन की है, राइट, एंड इट इज अ यूनिक थिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इनोवेशन करते हो, राइट, दैट इज योर अंडर योर ओनरशिप, राइट, तो वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई आर्टिस्टिक वर्क करते हो देन इट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर कोई एक यूनिक सिंबल डिजाइन करते हो या फिर कोई यूनिक नेम को भी आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कह सकते हो। आपकी कंपनी का लोगो, इट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अगर आप कोई प्रोडक्ट की डिजाइन बनाते हो देन इट इज योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। मतलब ऐसी थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल इनोवेशन है या फिर कोई ऐसी आर्टिस्टिक थिंग्स है, सिंबल है, लोगो है या फिर कोई प्रोडक्ट की डिजाइन है कि जिसे आप कमर्शियली यूज कर सकते हो बट इट इज अंडर योर ओनरशिप, देन इट इज कंसिडर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और अगर हमें ऐसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है तो उसके रिलेटेड हमें गवर्नमेंट के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट, एंड वी कैन प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे हम रियल वर्ल्ड के अंदर हमारी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लाइकवाइज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो ये टॉपिक के अंदर हमें यही पढ़ना है दैट व्हिच आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हिच आर द राइट्स, और हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई इन्वेंशन किया है, राइट, और वो इन्वेंशन आप चाहते हो कि वो यूनिक रहे, कोई और सेम इन्वेंशन ना करे, राइट, तो आप उसके ऊपर पेटेंट ले सकते हो। मतलब गवर्नमेंट के पास से परमिशन ले सकते हो कि ये सिर्फ आपकी ओनरशिप के अंदर ही रहेगा, कोई और ऐसा सेम इन्वेंशन नहीं कर सकता, राइट, दैट इज पेटेंट, राइट, दैट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या फिर आप कोई सर्विस ऐसी यूनिक प्रोवाइड करते हो कि जिसके ऊपर आपको ऐसा चाहिए कि ऐसी सर्विस या फिर ऐसा कोई जो भी एक यूनिक डिवाइस है, राइट, उसके रिलेटेड अगर आपको कोई लोगो डिजाइन करते हो या फिर कोई सिंबल होता है, राइट, और वो यूनिक रहे, आप ऐसा चाहते हो, तो आप वो पर्टिकुलर ब्रांडिंग डिवाइस के रिलेटेड, उसके लोगो रिलेटेड, उसके सिंबल रिलेटेड आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। अनदर थिंग, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई म्यूजिक बनाया है, कोई वीडियो बनाया है, कोई फॉर एग्जाम्पल बुक लिखी है, राइट, सो वो सारी चीज भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। इट इज अंडर योर ओनरशिप, इट इज अंडर योर ऑथरशिप, राइट, और उसके रिलेटेड आप कॉपीराइट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड एंटरप्राइज है कि जिसके अंदर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक अलग ही मेथड यूज की है, एक अलग ही फॉर्मूला यूज की है, मतलब उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू है, तो वो पर्टिकुलर फॉर्मूला, वो पर्टिकुलर मेथड को प्रोटेक्ट करने के लिए आप गवर्नमेंट के पास से ट्रेड सीक्रेट्स, राइट, उसके रिलेटेड प्रोटेक्शन ले सकते हो, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस आर द डिफरेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, और आप उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो वो हमने यहाँ पे ब्रीफ में देखा। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंशन है या फिर कोई डिवाइस है, उसके रिलेटेड लोगो है, बुक है,
म्यूजिक है, वीडियो है, या फिर कोई मेथड है, फॉर्मूला है, टेक्निक है, इवन योर कंप्यूटर सोर्स कोड, राइट, वो सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। एंड टू प्रोटेक्ट दैट आप उसके रिलेटेड गवर्नमेंट के पास से परमिशन ले सकते हो, राइट। ओके, नाउ फर्स्ट इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी का मीनिंग क्या होता है कि अगर हम जो भी कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होते हैं, राइट, उसे अगर हम कॉपी करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं विदाउट लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, देन इट इज कंसिडर्ड एज अ सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगेन आई रिपीट, अगर कोई कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर को आप विदाउट लाइसेंस कॉपी करते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हो, राइट, इन शॉर्ट वी कैन से कि वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर रिलेटेड आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है, देन दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर पायरेसी एंड इट इज कंसिडर्ड एज एन अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर, राइट। अगर आपके पास कोई अनऑथोराइज्ड सॉफ्टवेयर है तो वो भी पायरेसी ही कहलाएगा, राइट। ओके, now which are different types of software piracy? फर्स्ट इज एंड यूजर पायरेसी। एंड यूजर पायरेसी का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है, राइट, कि जिसके रिलेटेड आपके पास लाइसेंस नहीं है फॉर ईच इंस्टॉलेशन। अगर आपकी कंपनी के अंदर 100 डिवाइसेस है तो वो 100 डिवाइसेस के ऊपर इंस्टॉलेशन के लिए आपके पास 100 लाइसेंस होने चाहिए। अगर आपके पास ऐसा नहीं है देन इट इज रिफर्ड टू एज एंड यूजर पायरेसी, मतलब ईच एंड एवरी कॉपी रिलेटेड आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, राइट। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है देन इट इज रिफर्ड एज एंड यूजर पायरेसी। अनदर इज मैन्युफैक्चरर पायरेसी। स्टूडेंट्स, बहुत सारे कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जिसके अंदर मतलब हमारे कंप्यूटर के अंदर प्री इंस्टॉल्ड कोड आते हैं, प्री इंस्टॉल्ड छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स आते हैं। अगर कोई बंदा इसे कॉपी करके खुद के कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर देता है विदाउट द परमिशन, देन इट इज रिफर्ड टू एज मैन्युफैक्चरर पायरेसी। अगेन आई रिपीट, अगर आपको पता हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर जब भी आप कोई भी कंप्यूटर परचेज करते हो तो उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर आते हैं, राइट, कि जिसका यूज करके फॉर एग्जांपल बायस होता है, बायस सेटअप हम जिसकी बात करते हैं, राइट, इट इज वन एग्जांपल। अगर हम ऐसा कोई सॉफ्टवेयर परमिशन के बिना कॉपी करके हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं देन इट इज नोन एज मैन्युफैक्चरर पायरेसी। ओके, अनदर इज इंटरनेट पायरेसी। इंटरनेट पायरेसी का मीनिंग ये होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर की कॉपी, मोर प्रिसाइज वी कैन से अनऑथोराइज कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर, राइट, इंटरनेट के ऊपर से डाउनलोड करने की परमिशन देते हो, मतलब इंटरनेट के ऊपर से डाउनलोड करने के लिए ऑफर करते हो, देन इट इज रिफर्ड टू एज इंटरनेट पायरेसी। आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर के रिलेटेड लाइसेंस हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की कॉपी को इंटरनेट के ऊपर डाल के आप किसी को भी डाउनलोड करने के लिए ऑफर करो, राइट। और अगर आप ऐसा करते हो देन इट इज रिफर्ड टू एज इंटरनेट पायरेसी। मतलब आप कभी भी इंटरनेट के ऊपर से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो उसके वहां पे आपको पहले इंश्योर करना पड़ेगा कि ये जो भी सॉफ्टवेयर पब्लिशर है वो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं है फॉर दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अगर वो ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो वहां पे अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे देन इट विल बी इन internet piracy. That copy of the software will be a pirated copy, right, and that type of piracy is known as internet piracy. Another is counterfeiting. Counterfeiting का मीनिंग ये होता है कि अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर की अनऑथोराइज कॉपी होती है, ऑब्वियसली अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो वो अनऑथोराइज कॉपी ही होगी लाइसेंस सॉफ्टवेयर की, राइट। सो कोई भी अनऑथोराइज कॉपी होती है सॉफ्टवेयर की आपके पास और आप वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर उसको ऐसा बताते हो कि आपने वो खुद बनाया है, राइट, खुद रिप्रोड्यूस किया है, राइट, जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर है उसके जैसा ही दिखता है, देन इट इज नोन एज काउंटरफिटिंग। आप ऐसे कॉपी नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। अगेन आई रिपीट, आप ऐसे कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ पायरेसी और मोर प्रिसाइज इसे हम इलीगल कहेंगे एंड इसे टर्म दिया गया है दैट इज काउंटर फिटिंग।
आप ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर को खुद का बता के उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके या फिर एक दो सॉफ्टवेयर को मिक्स करके उसका पैकेज बना के ऐसा नहीं कह सकते कि ये आपने किया है, राइट। ऑब्वियसली वो जो दो पर्टिकुलर डिफरेंट सॉफ्टवेयर थे कि जिसको मर्ज करके आपने एक पैकेज बनाया है, राइट। वो दोनों सॉफ्टवेयर्स की ऑथोराइज कॉपी हो भी आपके पास, फिर भी अगर आप वो दोनों सॉफ्टवेयर को मिक्स करके मर्ज करके ऐसा बताते हो कि ये एक पैकेज के अंदर मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, राइट, देन टू वो लीगल नहीं कहलाएगा, इट इज इलीगल, आप ऐसा नहीं कर सकते, एंड दैट इज नोन एज काउंटर फिटिंग। अनदर इज ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी। ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी के अंदर हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं कि जहाँ पे ऐसा लिखा गया है, उसकी ओरिजिनल टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर लिखा गया है कि आप इसे रीसेल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई लाइसेंस वर्जन का सॉफ्टवेयर है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको ये सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए तो आप इसे रीसेल कर दो। नो, ऐसा आप नहीं कर सकते, राइट, एंड दैट इज रिफर्ड टू एज ऑनलाइन ऑक्शन पायरेसी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर आपको मन हो तब रीसेल नहीं कर सकते। वन एग्जाम्पल ऑफ इट इज फॉर एग्जाम्पल OEM, राइट। OEM सॉफ्टवेयर है, राइट, उसके अंदर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसकी जो सेल्स की टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके अंदर लिखा हुआ है कि आप उसको रीसेल नहीं कर सकते, राइट। सो दिस इज द थिंग कि आप ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर कहीं से भी डाउनलोड भी मतलब नहीं कर सकते, एंड अलोंग विद दैट आप उसकी कॉपी क्रिएट करके किसी और को डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते और उसे रीसेल भी नहीं कर सकते। These all terminologies are referred as software piracy, राइट। अगर आप लाइसेंस के बिना 100 कंप्यूटर्स के ऊपर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो, या फिर कोई प्री इंस्टॉल कोड होते हैं कंप्यूटर के अंदर, आप उसकी कॉपी क्रिएट करके खुद के कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हो, या फिर इंटरनेट के ऊपर से अनऑथोराइज कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए ऑफर करते हो, या फिर ऑलरेडी जो सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है, राइट, वो 2-3 सॉफ्टवेयर को मर्ज करके एक पैकेज बना के उसकी कॉपीज बनाते हो, या फिर आप ऐसे सॉफ्टवेयर्स के जिसको हम रीसेल नहीं कर सकते उसे रीसेल करने की ट्राई करते हो। दीज आर डिफरेंट थिंग्स के जिसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे। नाउ अनदर डिफरेंट अप्रोच, राइट, some another concept is that is shareware. It is different from software piracy. शेयरवेयर मतलब ऐसे भी पब्लिशर्स होते हैं कि जो यूजर्स को एनकरेज करते हैं कि आप ये पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की कॉपीज बनाओ, अपने फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करो और उन्हें कहो कि ये प्रोग्राम यूज करे ऑन रेगुलर बेसिस, एंड आफ्टर दैट आप उसके रिलेटेड रजिस्ट्रेशन फी पे करके आप वो पर्टिकुलर प्रोग्राम की ऑथर, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम का जो ऑथर होता है उसे डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन फीस पे करके आप उसे यूज भी कर सकते हो। अगेन आई रिपीट, शेयरवेयर का मीनिंग ये होता है कि हम जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो हम शेयर करते हैं, उसकी कॉपीज हम हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे और हम उन्हें कहेंगे कि ओके आप ये प्रोग्राम को यूज करो ऑन रेगुलर बेसिस, एंड यू ऑल्सो हैव टू पे सम रजिस्ट्रेशन फी टू यूज दैट प्रोग्राम। और वो रजिस्ट्रेशन फी आप डायरेक्टली किसे पे करोगे? ऑथर ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जो होगा उसे आप वो रजिस्ट्रेशन फी पे करोगे, right? So students, this is a entirely different approach to software piracy. एक तरफ हमने देखा कि सॉफ्टवेयर पायरेसी का मीनिंग ये होता है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर की कॉपीज क्रिएट नहीं कर सकते या फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, राइट। लेकिन उससे टोटली अपोजिट डिफरेंट अप्रोच है कि जिसे शेयरवेयर कहा गया है, इसीलिए उसका नेम ही शेयरवेयर है कि हम उसे दूसरे यूजर्स को एनकरेज करेंगे, हम उसकी कॉपीज देंगे, उन्हें कहेंगे कि आप उन्हें यूज करो, बट टू यूज दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको थोड़ी बहुत रजिस्ट्रेशन फी पे करनी पड़ेगी, राइट। सो दिस इज अनदर कंसेप्ट। नाउ देयर आर सम कमर्शियल प्रोग्राम्स के जो वी कैन से कि हम उसे ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, राइट। देयर आर सम कमर्शियल प्रोग्राम्स दैट आर मेड अवेलेबल टू द पब्लिक illegally, and those commercial programs are known as WAREZ, WAREZ, right? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2-3 सॉफ्टवेयर को मर्ज करके एक उसका पैकेज बनाते हैं और उसे बाद में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फिर सेल करते हैं,
राइट। लाइकवाइज अगर कोई कमर्शियल प्रोग्राम्स होते हैं, राइट, और अगर उसे हम इलीगली पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट, अवेलेबल करते हैं, देन इट इज रिफर्ड टू एज वायर्स। सो अगर हम कोई भी कमर्शियल प्रोग्राम या फिर कमर्शियल सॉफ्टवेयर को ऐसे ही पब्लिक को अवेलेबल नहीं करवा सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं, देन दोज कमर्शियल प्रोग्राम्स आर कॉल्ड वायर्स, WAREZ, कि वो लीगल किसी के ऑथरशिप के अंदर है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई पर्टिकुलर कंपनी उसकी ओनर है, फिर भी हम उसे पब्लिकली अवेलेबल करते हैं एंड इट इज इलीगल, एंड दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स आर नोन एज वायर्स। नाउ अनदर इज ट्रेडमार्क, उसे मैंने पहले ही आपको ब्रीफ में बताया है। So let's see in detail that what is trademark, what are the different types of trademark. अगर हमें trademark चाहिए तो हम उसके related हमें कौन से points consider करने पड़ेंगे. So we can say एक मार्क जो कोई भी गुड्स या फिर सर्विस के साथ एसोसिएट हो सकता है, राइट, दैट कैन बी क्लासिफाइड एज ट्रेडमार्क. Again I repeat, a mark which is used in association with goods, and we can also take over here that is services, it can be classified as trademark. ये ट्रेडमार्क हम क्यों लेते हैं, ये राइट्स हम क्यों लेते हैं? अगर हमें हमारे डिवाइस रिलेटेड, हमारे गुड्स रिलेटेड कोई वर्ड्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके नेम्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके रिलेटेड फॉर एग्जांपल हमने कोई लोगो बनाया है या फिर कोई सिंबल बनाया है, उसे प्रोटेक्ट करना है, कोई साउंड है, कोई कलर है, राइट, कि जो हमने हमारे गुड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया है, राइट, बाइफरगेट करने के लिए हमने यूज किया है. So that can be this trademark is used to protect from that particular thing. हमारे वर्ड मतलब गुड्स के वर्ड्स को या फिर सिंबल्स को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं, राइट, ताकि अगर हम ये पर्टिकुलर जो भी गुड्स है, अगर हमें ऐसा बताना है कि ये पर्टिकुलर गुड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, उसका सोर्स क्या है, राइट, दैट कैन बी ऑल्सो डन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रेडमार्क, राइट. So students, let's start again. What is trademark? We can say it is a mark which we use in association with our goods, then it can be classified as trademark. Trademark हम क्यों लेते हैं? अगर हमें हमारे प्रोडक्ट रिलेटेड कोई वर्ड को प्रोटेक्ट करना है, सिंबल को प्रोटेक्ट करना है, कलर्स को प्रोटेक्ट करना है, ताकि हम हमारे गुड्स, हमारी सर्विसेज को दूसरे गुड्स और सर्विसेज से डिस्टिंग्विश कर सके, राइट, या फिर कोई और मैन्युफैक्चर करता है, कोई और सेम टाइप ऑफ गुड सेल करता है, अगर वो गुड्स से, वो सर्विसेज से हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्टिंग्विश करना है, एंड वी वांट टू इंडिकेट कि ओके ये गुड्स का सोर्स क्या है, राइट, तो हम ये सारी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं. मोर प्रिसाइज हम गवर्नमेंट के पास से ये प्रोटेक्शन ले सकते हैं, एंड दैट प्रोटेक्शन इज क्लासिफाइड एज ट्रेडमार्क. अनदर इम्पोर्टेंट थिंग कि कोई भी ये जो राइट्स होते हैं वो लाइफ लॉन्ग नहीं होते हैं, राइट, इट डिपेंड्स कि हमने कितने ईयर्स के लिए ये पर्टिकुलर राइट्स लिए हैं. सो यहाँ पे ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट वो लोग 10 इयर्स के देंगे, लेकिन अगर हमें सेम गुड्स रिलेटेड ट्रेडमार्क को कंटिन्यू करना है तो हम उसे रिन्यू भी करवा सकते हैं, राइट. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क. One is service mark and another is certification mark. Again, I repeat, there are two types of trademark. One is service mark and another is certification mark. Service mark matlab the mark which is used, or we can say which is proposed in connection with some service. अगर हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस को दूसरी सर्विस से डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, और उसके रिलेटेड अगर हम ट्रेडमार्क लेते हैं, देन दैट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क इज नोन एज सर्विस मार्क, राइट. अगेन आई रिपीट, अगर हम हमारी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एंड वी वांट टू डिस्टिंग्विश आवर सर्विस फ्रॉम द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके रिलेटेड ऑब्वियसली हम ट्रेडमार्क ले सकते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर ट्रेडमार्क इज नोन एज सर्विस मार्क. ओके, अनदर इज सर्टिफिकेशन मार्क. सर्टिफिकेशन मार्क फॉर एग्जाम्पल हम किसके लिए यूज कर सकते हैं? इफ वी वांट टू डिस्टिंग्विश प्रोप्राइटरशिप,
related to some goods, राइट या फिर वी कैन से कि वो गुड कहाँ से ओरिजिन हुआ है, उसकी मेथड ऑफ प्रोडक्शन कोई डिफरेंट है, उसके रिलेटेड हम ट्रेडमार्क ले सकते हैं, या फिर उसकी क्वालिटी रिलेटेड या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड्स रिलेटेड भी हम गवर्नमेंट के पास से ये प्रोटेक्शन ले सकते हैं. एंड दैट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क विल बी नोन एज सर्टिफिकेशन मार्क. Now what are the conditions for the registration of trademark? First is डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब हम जो सिंबल या फिर मार्क यूज करना चाहते हैं वो किसी और प्रोडक्ट के साथ या किसी और सर्विसेज के साथ नहीं होना चाहिए, मतलब उसके रिलेटेड सिमिलर टू दैट पर्टिकुलर मार्क नहीं होना चाहिए, टोटली यूनिक मार्क हमारा होना चाहिए, तो हम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. सेकेंड, बहुत सारे प्रोहिबिटेड मार्क्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कंट्री का फ्लैग, राइट या फिर रॉयल फैमिलीज का फ्लैग, गवर्नमेंट एजेंसीज रिलेटेड जो भी मार्क्स होते हैं वो, राइट, इनडिसेंट मार्क्स होते हैं वो, राइट, जो पब्लिक मॉरल को अफेक्ट करते हैं, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्क्स हम एज अ ट्रेडमार्क यूज नहीं कर सकते, हम उसके बेसिस के ऊपर ट्रेडमार्क के रिलेटेड रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, राइट. Another, it should not be identical with already registered mark. Already जो भी registered trademarks है उसके जैसा same नहीं होना चाहिए. And another, the last point is कि अगर ऐसी चीज के लिए कि जिसके ऊपर ट्रेडमार्क की जरूरत नहीं है, वो पर्टिकुलर थिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए हम ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, राइट. ऐसा नहीं है कि कोई भी XYZ चीज को हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे और गवर्नमेंट हमें है ना उसके रिलेटेड प्रोटेक्शन दे देंगे, नो, उसके रिलेटेड ट्रेडमार्क दे देंगे, नो, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट. सो ऐसी भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती है, ऐसी भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं कि जिसके रिलेटेड हम ये ट्रेडमार्क नहीं ले सकते, तो वहां पे हम अगर रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे फिर भी गवर्नमेंट उसे डिक्लाइन कर देगी, राइट. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी हम कोई भी ट्रेडमार्क को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जाते हैं तो वो विजिबल होना चाहिए, वो मार्क, वो सिंबल विजिबल होना चाहिए, राइट. सो वी कैन से व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रेडमार्क. अगर हम कोई भी मतलब गवर्नमेंट के पास ये ट्रेडमार्क लेने जाते हैं तो हमारा पर्पस वेल स्पेसिफाइड होना चाहिए एंड इट शुड बी स्पेसिफिक टू द सब्जेक्ट मैटर. हम जिसके रिलेटेड कोई गुड है उसके ओरिजिन के रिलेटेड मार्क चाहिए, या फिर उसकी क्वालिटी रिलेटेड मार्क चाहिए, या फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड मार्क चाहिए, इट शुड बी वेल स्पेसिफाइड एंड along with that it should be specific to the subject matter. हम जिसके रिलेटेड ट्रेडमार्क लेना चाहते हैं, राइट, वो वहां पे स्पेसिफिक होना चाहिए. सो अगर आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाते हो तो फर्स्ट टाइम आपको 10 इयर्स का वो ट्रेडमार्क आपको रजिस्ट्रेशन किया हुआ मिलेगा एंड द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से वो 10 इयर्स काउंट होंगे. ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, आफ्टर 5-6 मंथ्स आपका वो अप्रूवल आया तो उसके बाद वो 10 इयर्स कंसिडर होंगे, नो. आपके 10 इयर्स आपने जिस डेट पे रजिस्ट्रेशन करवाया था वहां से ही स्टार्ट हो जाएंगे, राइट. और अगर कोई बंदा ये ट्रेडमार्क का वायोलेशन करता है, दैट इज इन्फ्रिंजमेंट होता है, राइट, कि आपने जो रजिस्टर करवाया है सेम वैसे ही पर्टिकुलर चीज के लिए, सेम वैसे ही पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ गुड्स के लिए या फिर सर्विसेज के लिए अनदर पर्सन इज ट्राइंग टू रजिस्टर दिस थिंग, या फिर कोई सेम रजिस्टर किए बगैर भी वो पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को यूज करता है, then it will considered as an infringement, it will considered as a violation of trademark rules and वहां पे criminal case हो सकता है, right. There is a trademark act, there is an section in Indian Penal Code कि जिसके अंदर आप इसे क्रिमिनल ऑफेंस डिक्लेयर कर सकते हो और वो पर्टिकुलर पर्सन के सामने आप केस भी फाइल कर सकते हो एंड यू आर एलिजिबल टू गेट स्टैट्यूटरी कवरेज. Again, I repeat, you are eligible to get statutory coverage. Statutory coverage का मीनिंग ये होता है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि आपको इसके रिलेटेड कितने पैसे मिलने चाहिए,
राइट। सो दैट इज द थिंग कि अगर ये ट्रेडमार्क वायोलेशन होता है या फिर इंफ्रिंजमेंट होता है तो आप वहां पे पर्टिकुलर पर्सन के सामने कोर्ट केस भी कर सकते हो और वहां पे आपको स्टैट्यूटरी कवरेज मतलब लेने के आप यू आर एलिजिबल टू गेट स्टैट्यूटरी कवरेज। ओके, अनदर इज पेटेंट वायोलेशन। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम पेटेंट किसके ऊपर लेंगे, अगर हमने कोई इन्वेंशन किया है, राइट, कि वी कैन से कि वो पर्टिकुलर इन्वेंशन जिसने किया है, राइट, वो इन्वेंटर को ये ग्रांट मिलती है कि ओके ये प्रॉपर्टी आपकी है, गवर्नमेंट विल गिव अस द राइट ऑन दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन, कि ये प्रॉपर्टी आपकी है, आपके ओनरशिप के अंदर है और कोई भी बंदा ये सेम इन्वेंशन अब नहीं कर सकता है, राइट। सो दैट इज द थिंग कि आप यहाँ पे पेटेंट किसके ऊपर ले सकते हो, राइट। सो और ये आप कहाँ पे इसके रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, पेटेंट ऑफिस होती है, ट्रेडमार्क ऑफिस होती है, आप वहां पे जाके अपने पेटेंट रिलेटेड, अपने इन्वेंशन रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, राइट। और ये पेटेंट ग्रांट होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, पेटेंट ग्रांट होती है इसका मीनिंग ये होता है द राइट टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, ऑफरिंग फॉर द सेल। अगेन आई रिपीट, अगर आपको ये पेटेंट ग्रांट होती है इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि आप दूसरे लोगों को ये पर्टिकुलर सेम इन्वेंशन करने से या फिर उसे यूज करने से या फिर उसे सेल करने से एक्सक्लूड करते हो, ये ग्रांट आपको मिल जाती है और ये ग्रांट आपको गवर्नमेंट देती है, right? So that's why I have written over here that patent protection must be given in every country and it is given by the government. और अगर यहाँ पे पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट होता है, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट कब होगा कि आपने इन्वेंशन किया है, कोई XYZ बंदा आके आपका इन्वेंशन यूज करता है या फिर उसे सेल करने की ट्राई करता है, दैट विल बी कंसिडर्ड एज पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, राइट। तो वहां पे आप कोर्ट केस कर सकते हो एंड यू आर एलिजिबल फॉर डैमेजेस, मतलब आपको वो पर्टिकुलर इन्वेंशन के सेल की वजह से, वो पर्टिकुलर इन्वेंशन की यूजेज की वजह से जो भी डैमेज हुआ है वो कंपेंसेशन पाने के आप हकदार हो, यू आर हैविंग द राइट टू गेट दैट कंपेंसेशन और वहां पे कोर्ट केस आप कर सकते हो। सो दिस लॉ वाज गिवन इन 1990, मतलब ये लॉ कब बना था, it was created in 1990 and it was with association with WTO, that is World Trade Organization, right? And वो किसके ऊपर अग्रीमेंट बना था, that is trade related aspects of intellectual property rights, in short we can say TRIPS agreement. अगेन आई रिपीट, नेशनल लॉज के 1990 में बने थे इन एसोसिएशन विथ WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड वो पर्टिकुलर अग्रीमेंट इज नोन एज ट्रिप्स अग्रीमेंट, के उसका फुल फॉर्म क्या है, दैट इज ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दैट इज ट्रिप्स अग्रीमेंट। एंड ट्रिप्स अग्रीमेंट के आर्टिकल 33 के अंदर ये लिखा गया है कि patent will be given for 20 years. Again I repeat, patent will be given for 20 years. And again the same scenario, यहाँ पे भी patent की term कहाँ से count होगी, from the date of filing for that particular invention. Again I repeat, जब आप फाइल करते हो पेटेंट के रिलेटेड, रजिस्ट्रेशन करवाते हो, वहां से ही 20 इयर्स काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे और ये ट्रिप्स अग्रीमेंट के आर्टिकल 33 के अंदर लिखा गया है, राइट। नाउ अनदर इज कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मतलब पहले तो व्हाट इज कॉपीराइट, वी कैन से कि कॉपीराइट इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन कि जो ऑथर को मिलता है। अगेन आई रिपीट, कॉपीराइट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन कि जो ऑथर्स को मिलता है। नाउ किसके लिए, ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप के लिए। अगेन आई रिपीट, ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथरशिप के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ड्रामा लिखा है, आपने कोई म्यूजिक बनाया है, आपने कोई आर्टिस्टिक चीज ड्रॉ की है, बनाई है या फिर कोई बुक लिखी है, राइट।
उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन ले सकते हो। कोई भी बंदा आके आपका वो वर्क कॉपी नहीं कर सकता, दो इट इज पब्लिश्ड और इट इज अनपब्लिश्ड, लेकिन आप उसके ऊपर कॉपीराइट्स ले सकते हो, आप उसके ऊपर प्रोटेक्शन ले सकते हो। और अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी बुक की कॉपीज बनाई गई है, आपके बुक्स की जेरोक्सिंग हुई है, राइट, आपका म्यूजिक कॉपी पेस्ट हुआ है, आपका जो ड्रामा था वो कोई भी XYZ बंदे ने मतलब स्टील करके चुरा के उसने कहीं और प्ले कर दिया है, तो आप वहां पे अगेन कोर्ट केस कर सकते हो अगर आपके पास कॉपीराइट है तो। एंड यू आर अगेन एलिजिबल फॉर मॉनिटरी डैमेजेस, राइट। कोर्ट कह सकती है कि आपको किस हिसाब से डैमेजेस मिलेंगे। नाउ अगेन डैमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, एक्चुअल डैमेजेस भी हो सकते हैं या फिर स्टैट्यूटरी डैमेजेस भी हो सकते हैं। एक्चुअल डैमेजेस का मीनिंग क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर मेरी बुक है और मेरी बुक की 100 कॉपीज जेरोक्सिंग हुई है, इसका मीनिंग ये है कि अगर मेरी बुक की जेरोक्सिंग नहीं हुई होती तो 100 कॉपीज सेल हुई होती, राइट। सो दैट पर्टिकुलर 100 कॉपीज रिलेटेड जो प्रॉफिट होता, that will be the actual damages and I am eligible to get that actual damages, right? And what is statutory damages? Statutory damages मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन को कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए, राइट। मतलब कोर्ट डिसाइड करेगी कि मुझे कितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए। ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, मेरी बुक रिलेटेड जेरोक्सिंग हुई है, राइट। सो मुझे कितना कंपेंसेशन मिल सकता है अगर मैं कोर्ट केस करूं तो, बिकॉज वो पर्टिकुलर बुक इज अंडर माय ऑथरशिप, मेरे पास उसके कॉपीराइट्स है, राइट। सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी डैमेजेस के जो कोर्ट कहेगी कि आपको कितना कंपेंसेशन मिलेगा। एंड एक्चुअल डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर थिंग कि जो सेल हुई है, जिसकी कॉपीज बनी है, अगर वो सेल करने से जितना प्रॉफिट होता, राइट, दैट पर्टिकुलर amount will be considered as actual damages. Okay. Now another is trade secret. For example, अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उसके रिलेटेड कोई फॉर्मूला है, प्रोडक्ट को बनाने में, उसे मैन्युफैक्चर करने में कोई मेथड है, कोई टेक्निक है, यूनिक टेक्निक है जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाता है, या फिर कोई प्रोसेस है, राइट, कि जो आप अपनी बिजनेस के अंदर यूज करते हो, एंड दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला, that particular method or that particular technique has economic value, because वो particular formula method या फिर technique का यूज करके आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हो कि जिसे आप कमर्शियली सेल करोगे ताकि आपको प्रॉफिट हो, राइट। सो दैट इज द थिंग कि उसे हम ट्रेड सीक्रेट कहेंगे, राइट। एंड अगर कोई भी पार्टी कंप्लेन करती है, राइट, कि ये पर्टिकुलर बंदे ने मेरा ये मेथड चुराया है या फिर टेक्निक चुराई है या फिर फॉर्मूला चुराया है, तो आप केस करोगे तो आपको जो भी एक्चुअल लॉस होगा, राइट, जो एक्चुअल लॉस होगा, यू आर एलिजिबल टू गेट दैट एज अ कंपेंसेशन। अगेन आई रिपीट, यू आर एलिजिबल टू गेट देयर कंपेंसेशन, राइट। आप कोर्ट केस करोगे तो कोर्ट कहेगा कि ओके, आपको जो भी एक्चुअल लॉस हुआ है आपको ये मिल जाएगा, रिकवर हो जाएगा, राइट। और वो पर्टिकुलर कंपनी होगी या फिर वो पर्टिकुलर पर्सन होगा, उसे आपको उतने पैसे देने पड़ेंगे, राइट। ओके, सो दैट इज ट्रेड सीक्रेट, और उसके रिलेटेड आपको एक्चुअल लॉस जो होगा वो मिल सकता है। नाउ अनदर इज थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड। थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड मतलब अगर कोई भी पर्सन ने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, राइट, और आप उसे चुरा लेते हो, राइट, then that is known as theft of computer source code। और कंप्यूटर सोर्स कोड को क्यों ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देने की जरूरत है? बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज के रिलेटेड अगर हम बात करें, देन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सोर्स कोड इज एन एसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगेन आई रिपीट, ये हम कंप्यूटर सोर्स कोड को क्यों हम आईपीआर में इंक्लूड करते हैं?
बिकॉज अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी की बात करें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के रिलेटेड ये कंप्यूटर सोर्स कोड होता है, दैट इज एन एसेट, बिकॉज वो पर्टिकुलर चीज को वो लोग सेल करके उसमें से प्रॉफिट कमाते हैं, राइट? सो दैट इज द थिंग, इसीलिए कंप्यूटर सोर्स कोड को भी आईपीआर में इंक्लूड किया गया है। नाउ व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड का मीनिंग ये होता है कि ऐसा कोड होता है कि जिसे कंपाइल करके एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज उसे सेल कर सकती है, एंड आफ्टर सेलिंग दैट पर्टिकुलर सोर्स कोड उसे प्रॉफिट होगा। और अगर कोई भी बंदा आके वो सोर्स कोड को चुरा लेता है, राइट, या फिर वो इंटेंशन से चुराता है कि अगर मैं ये सोर्स कोड कोई राइवल कंपनी को सेल कर दूंगा तो मुझे बहुत अच्छा अमाउंट मिलेगा, राइट? एंड अगेन इट इज इलीगल, दो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसी चीजें वो पर्टिकुलर कंपनीज के एम्प्लॉयज भी करते हैं, राइट? एंड इट इज इलीगल, and within section 43, 65 and 66 of IT Act and section 63 of copyright laws, right? आप यहाँ पे जो कोर्ट केस है वो फाइल कर सकते हो, बिकॉज ये जो सेक्शंस मैंने यहाँ पे बताए दे आर रिलेटेड टू दिस थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड, और उसके अंदर लॉज लिखे गए हैं कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज या फिर कोई भी कंपनी का ऐसे ही कोई भी सोर्स कोड मतलब थेफ्ट नहीं कर सकते, नहीं चुरा सकते, राइट? कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बंदा क्या करता है, सोर्स कोड चुराता है, उसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करता है और वो ऐसे बना देता है, ऐसे कहता है कि ये वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर इज माइन, राइट? बट दैट इज ऑल्सो इलीगल। अगर हम प्रूव कर दे कि ये सोर्स कोड मेरा था, इसके अंदर सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज करके ये बंदे ने ऐसा किया है, right, then it will considered as tampering with a computer source document. Again I repeat, it will be considered in tampering with computer source document, and it is protected under section 65, right? Again I repeat, it is protected under section 65. ये सेक्शन के अंदर लिखा गया है कि आप कोई भी कंप्यूटर रिलेटेड फाइल्स को चेंज नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, या फिर यूज भी नहीं कर सकते, ये बता के कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका है, राइट? और ये सेक्शन के अंदर उसके रिलेटेड पनिशमेंट लिखी गई है। एंड व्हाट इज द पनिशमेंट? 3 years of imprisonment and 2 lakh rupees fine, right? That is the punishment for, that is tampering with computer source code या फिर tampering with computer source document, and it is related to theft of computer source code, and that's why it is included in IPR, that is intellectual property rights, right? So students, this is all about the topic, that is 5.2 IPR, and full form of IPR is intellectual property rights, कि जिसके अंदर theft of computer source code, as computer source code is also an asset of software companies, then trade secret, कि जिसके अंदर हम फॉर्मूला, मेथड, टेक्निक या फिर प्रोसेस को इंक्लूड करेंगे कि जो बिजनेस के अंदर होती है, एंड इट हैज एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक वैल्यू। अनदर इज कॉपीराइट, कि किसके ऊपर हमें मिल सकता है कॉपीराइट? कोई ड्रामा होता है, कोई म्यूजिक होता है, कोई आर्टिस्टिक थिंग होती है, या फिर बुक होती है, जिसको आप कह सको कि ओके दिस इज क्रिएटेड बाय मी, आई एम द ऑथर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट? उसके ऊपर आप कॉपीराइट ले सकते हो। अनदर इज पेटेंट। पेटेंट मीन्स अगर आप कोई इन्वेंशन करते हो, उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन ले सकते हो, ताकि कोई भी दूसरा बंदा सेम चीज नहीं फिर से इन्वेंट कर सकता, या फिर वो आपकी चीज, वो इन्वेंशन आपका है तो कोई दूसरा बंदा उसे यूज नहीं कर सकता, उसे सेल नहीं कर सकता, तो उसके रिलेटेड प्रोटेक्शन, दैट इज नोन एज पेटेंट, राइट, वो आप ले सकते हो। अनदर इज ट्रेडमार्क, राइट? ट्रेडमार्क आप किसके ऊपर लोगे? अगर कोई गुड्स है या फिर सर्विस है, उसे आपको कोई और गुड्स एंड सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंशिएट करना है, तो उसके रिलेटेड कोई साउंड है, कलर है, शेप है, सिंबल है, तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हो। एंड अनदर इज सॉफ्टवेयर पायरेसी। आप कोई भी सॉफ्टवेयर को ऐसे ही कॉपी करके विदाउट एनी लाइसेंस उसे सेल नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते,
right? Means we can say that software piracy is related to the software कि unauthorized copy को अगर हम possess करते हैं या फिर license बगैर उसे use करते हैं, so software piracy is related to the software. Trademark is related to some symbol words के जो हम goods and service को distinguish करने के लिए use करते हैं, so उसे protection देने के लिए हम trademark लेंगे government के पास से, right? Another is patent. Patent is the protection on invention, and invention is intellectual property, right? Again I repeat, invention is intellectual property और उसके ऊपर हम जो rights लेते हैं, that is known as patent, right? Another is copyright. Copyright मतलब ऐसा protection की जो हमारी authorship की जो भी things है उसे protect करने के लिए हम government के पास से लेते हैं, that is known as copyright. ट्रेड सीक्रेट हम किसे प्रोटेक्ट करने के लिए लेंगे? हमारे बिजनेस में कोई फॉर्मूला है, मेथड है, टेक्निक है, राइट? उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो प्रोटेक्शन लेंगे दैट इज नोन एज ट्रेड सीक्रेट. एंड अनदर इज थेफ्ट ऑफ कंप्यूटर सोर्स कोड, कि जिसके अंदर कंप्यूटर सोर्स कोड को भी एज एन एसेट कंसीडर करके उसे प्रोटेक्शन देने के लिए लॉज लिखे गए हैं, राइट? So students, this is all about the topic, that is 5.2 IPR violation. किसी को कोई डिफिकल्टी है स्टूडेंट्स ये पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर? कोई डाउट है? अगर आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, so let's do one thing, we'll end our lecture over here.